वेलकम अगेन इन दिस कोर्स। तो आज आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी आपको मिल गई होगी कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी है। इसका साफ साफ संकेत है, देखो तुम्हारे लिए तो खैर वो वैकेंसी है नहीं, तुम लोग तो बीएड और एमएससी वाले बच्चे हो, पर इस चीज से एक बहुत स्पष्ट चीज सामने निकल के आ रही है कि नेक्स्ट मंथ में फॉर श्योर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी। ठीक है, देखो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर तुम्हारे कोई काम की नहीं है अभी, जिसका नेट क्वालिफाई नहीं है, जिसका सेट क्वालिफाई नहीं है, उस बच्चे के कोई काम की नहीं है वो। ठीक है, उसकी स्ट्रेटेजी सोनिया तुम्हें बता के कोई फायदा भी नहीं है। हाँ, अगर कोई बच्चा नेट और सेट क्वालिफाई हुआ तो जरूर मैं उसको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो इसलिए तुमको स्ट्रेटेजी से कोई नहीं। हाँ देखो, जिस दिन तुम्हारा नेट हो जाएगा ना सोनिया, उसी दिन तुम्हारा असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि नेट की स्ट्रेटजी और असिस्टेंट प्रोफेसर की स्ट्रेटजी सेम होती है, सिलेबस सेम है, कंसेप्ट सेम है। हाँ, तो दिसंबर तक तुम जो नेट की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो उसी स्ट्रेटजी को बरकरार रखना, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नेक्स्ट मार्च या मैक्सिमम अप्रैल में हो जाएगा। तो जैसे ही तुम लोगों ने नेट की स्ट्रेटजी रखी है ना, उस स्ट्रेटजी को फॉलो अप करो, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। जिस स्ट्रेटजी से तुम लोग CSIR नेट की पढ़ाई कर रहे हो उसको करते रहो, ठीक है। अब जो अलग पढ़ना है, बिल्कुल अलग पढ़ना है, नो डाउट अलग पढ़ना है उसमें, क्योंकि CSIR नेट के अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आती है। क्लियर? वो मैं आपको जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीनों में पढ़ाऊंगा। उसका कारण ये है कि वो 3 महीने सफिशिएंट होंगे उस एक्स्ट्रा चीज़ को पढ़ने के लिए जो CSIR नेट से थोड़ा अलग होती है। बाकी 80% सिलेबस, 80% सिलेबस जो है वो CSIR नेट का ही होता है, वही सेम स्ट्रेटजी होती है, सब कुछ सेम होता है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो तुम लोग नेट पर फोकस करो, जो पढ़ाई नेट की होगी वही सेम पढ़ाई है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो कोई अलग नहीं पढ़ना। तुम्हारे लिए गोल्डन चांस इसीलिए है क्योंकि उसका कारण ये है, हाँ ज्वाइनिंग के टाइम मांगते हैं बेटा, तभी तो कह रहा हूँ। तो उसका कारण ये है, मेरी बात समझना, कि तुम लोग अभी ताज़ा ताज़ा हो। जो लोग CSIR नेट क्वालिफाई करके बैठ चुके हैं या जिनका बहुत पहले नेट क्वालिफाई हो चुका है, वो लोग बासे हो गए, उनको अब कुछ भी याद नहीं है। पर तुम लोग अगर अभी नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत 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 बढ़िया बात हो जाएगी। क्लियर? तो इस मुद्दे को अभी एंड करते हैं, और जो लेटेस्ट मुद्दा है वो ये है कि अगले महीने फॉर श्योर आरपीएससी फर्स्ट ईयर की वैकेंसी आएगी और नेक्स्ट मई तक उसका एग्जाम हो जाएगा। तो आपकी और मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मुझे मई तक आपका पूरा सिलेबस करवाना है। तो तुम लोग कुछ मत करना, केवल आरपीएससी के लिए जो डेली पढ़ाता हूँ केवल उसको फॉलो अप करना, रिवीजन करना। और तुमको फर्स्ट पेपर की कोचिंग लगवानी है, वो तब लगवानी है जब तुम्हारा वैकेंसी आ जाए, बिकॉज फर्स्ट पेपर में ऐसा होता है कि रटने वाला काम है। तो जिस दिन या जिस टाइम तुम्हारी वैकेंसी होगी उसी टाइम ताज़ा ताज़ा तुमको चीज़ें याद रखनी है। चीज़ें याद रहेगी तो ही आगे तुम फर्स्ट पेपर में कर पाओगे। इसीलिए मैं बता दूंगा कि तुमको कब कोचिंग लेनी है फर्स्ट पेपर की, फिलहाल नहीं लेनी है, फिलहाल फिजिक्स पर फोकस करो। जैसे ही वैकेंसी आ जाती है वैसे ही आरपीएससी के फर्स्ट पेपर की तुमको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है? हाँ, फर्स्ट टिकट में लेना ही है ना बेटा, वो तो मैं कह ही रहा हूँ। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वो अगले महीने आ जाएगी वैकेंसी उसकी भी, उसकी आप चिंता मत करो। आप तो बस इस पर फोकस करो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ डेली उसको रिवीजन करते रहो, बस। तुम्हारा मुद्दा केवल इतना होना चाहिए कि डेली के डेली तुम लोग रिवीजन करते रहो, दैट्स इट। ओके, तो सदिश मैंने कल पढ़ा दिया था, अब हम थोड़ा सा सदिश के बारे में आज और डिस्कस करने वाले हैं। सबसे प्राथमिकता चीज जो है वो है सदिश के बारे में आगे। सबसे पहली है समान सदिश, ठीक है ना। समान सदिश क्या होते हैं? जिनकी दिशा
और जिनका परिमाण दोनों बराबर हों, एक ही दिशा में वो हों और परिमाण उनका समान हो, वो समान सदिश कहलाते हैं। लिखो इस चीज को, लिखना जरा, समान सदिश के बारे में लिखो। ऐसे सदिश, हाँ मैंने 16 मिनट ही पढ़ाया था ना, ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं कल, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया मैंने कल, 16 मिनट ही पढ़ाया था बस। लिखो, ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा, ऐसे सदिश ऐसे सदिश समान सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश, अरे मैं आपको दिखा जरा, ये लो, पर दिखाने से कोई फायदा नहीं, मैंने कल सारा कुछ बोल के लिखाया था, तो कोई फायदा नहीं दिखाने से। इससे अच्छा है सोनिया तुम जो है सौरभ से मांग लेना। ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा दोनों समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जिनके परिमाण व दिशा दोनों समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये ए सदिश है और ये बी सदिश है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। क्लियर? बस। दूसरा लिखो, विपरीत या ऋणात्मक सदिश। विपरीत या ऋणात्मक सदिश, दूसरा लिखो, लिखो इससे सदिश समान तथा दिशा विपरीत हो। दूसरा है विपरीत या ऋणात्मक सदिश। क्या लिखोगे बेटा? ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान, ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान व दिशा विपरीत हो, विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। परिमाण समान व दिशा विपरीत हो, विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। मतलब ए बी जो है, या ए वेक्टर जो है वो किसके बराबर हो? माइनस बी वेक्टर। परिमाण समान है पर दिशा विपरीत है, तो बराबर इसलिए लगाया बिकॉज परिमाण समान है, माइनस इसलिए लगाया बिकॉज दिशा विपरीत है। ठीक है। तीसरा लिखो, समतलीय सदिश, को प्लेनर वेक्टर्स। तीसरा लिखो, समतलीय सदिश या को प्लेनर वेक्टर। ठीक है। मतलब ऐसे जो एक ही प्लेन में हो, समझ रहे हो? समझाते हैं।
को प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में। जैसे मान लो ये मोबाइल है, ये एक प्लेन है, ये 2D है, तो इसमें दो सदिश हैं, एक तो ये सदिश है और एक ये है, एक और दो, एक और दो, एक और दो, समझ आएगी बात। को प्लेनर वेक्टर्स, ठीक है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, को प्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। ये एक ही प्लेन में है बेटा, जिसमें ये एक सदिश, ये दूसरा सदिश, एक और दो, समझ में आएगी बात, दो सदिश जिसमें होते हैं। अब ये सदिश एक ही प्लेन में है, तो इनसे संबंधित जो एरिया है, मतलब इनके क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल के हम लोग एक एरिया निकालते हैं। लिखो, ऐसे सदिश जो एक ही तल में हो, द वेक्टर्स विच आर एट सेम प्लेन, द वेक्टर्स विच आर एट सेम प्लेन, ऐसे सदिश जो एक ही तल में हो, समतली सदिश कहलाते हैं। समतली सदिश कहलाते हैं। तथा ये सदिश द्वारा बनाया गया तल तथा यह सदिश क्षेत्रफल को घेरता है। ऐसे लिखो, यह सदिश क्षेत्रफल को घेरते हैं। यह सदिश क्षेत्रफल को घेरते हैं। क्षेत्रफल को घेरते हैं, अर्थात क्षेत्रफल मतलब कंटेन एरिया, घेरा हुआ क्षेत्र मतलब कि कंटेन एरिया। तो दो सदिश अगर एक ही प्लेन में हो तो क्या हो जाएगा, वो एक एरिया कवर करते हैं, और वो एरिया ऐसा होता है। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब अगर आपको एरिया निकालना है तो वो ऐसे निकलता है। तो अगर दो सदिश ऐसे हैं कि उनका जो घटक है ए एक्स, ए वाई और ए जेड हो, और बी एक्स, बी वाई और बी जेड हो, समझ में आएगी बात। तो इसमें क्या है, इनका जो एरिया है वो ए क्रॉस बी से निकाला जाएगा, और वो एरिया कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब वो एक ही तल में स्थित है। हाँ, तो लिख लिया बच्चों। अब लिखो, डिटर्मिनेंट जो है ना उनका जीरो नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि वो एरिया कंटेन कर रहे हैं, ये बात श्योर है। दैट वेक्टर्स विच कंटेन एरिया
एंड लाइज इन अ प्लेन। क्या बोला मैंने इंग्लिश में? दैट वेक्टर्स विच कंटेन एरिया एंड लाइज इन अ प्लेन, that vectors which contain area and lies in a plane called coplanar vectors। एक होता है कोलीनियर। कोलीनियर मतलब होता है एक ही पंक्ति में, जो एक ही लाइन में होते हैं ना, एक ही लाइन में, उन्हें कोलीनियर बोलते हैं। जो एक ही लाइन में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कोलीनियर वेक्टर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संरेखीय। हिंदी में बोलते हैं संरेखीय और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोलीनियर। तो दूसरी परिभाषा लिखो, कोलीनियर, संरेखीय। ऐसे सदिश जो एक ही पंक्ति या लाइन में स्थित हो। क्या लिखा? ऐसे सदिश जो एक ही पंक्ति या लाइन में स्थित हो। लिख लिया? अब इनकी पहचान कैसे करोगे आप? इनके लिए क्या होता है बेटा, अगर मान लो एक ही लाइन में स्थित है, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इनकी पहचान ऐसे होती है बेटा कि इनका जो क्रॉस होता है ना बेटा, वो 0 होता है। आई बात समझ में? ये इनकी पहचान है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एरिया कंटेन नहीं करते हैं, लाइन कंटेन करते हैं। डज नॉट कंटेन एरिया, डज नॉट कंटेन एरिया। तो ऐसे पहचान करनी है संरेखीय या कोप्लेनर की फॉर टू वेक्टर्स, फॉर टू वेक्टर्स। चलो ठीक है, अब मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर 3 वेक्टर्स हैं। क्या बोला मैंने? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर 3 वेक्टर्स हैं। ये तीनों एक ही लाइन में हैं या नहीं, इनकी पहचान कैसे करोगे? समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये तो आपने समझ लिया कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दीज आर लीनियर, क्योंकि उनका ए क्रॉस बी 0 आ रहा है। इफ 3 वेक्टर्स गिवन, अगर 3 सदिश गिवन है, अगर 3 सदिश दे रखे हैं, इफ 3 वेक्टर्स गिवन, अगर 3 सदिश दे रखे हैं, तो उनकी पहचान कैसे करोगे? जल्दी बताओ कि वो एक लाइन में है कि नहीं है। उसके लिए आप उनका वॉल्यूम चेक करोगे। देन ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, इसका मतलब डज नॉट कंटेन वॉल्यूम। डज नॉट कंटेन वॉल्यूम and these are linear, and these are linear, मतलब कि ये संरेखीय होंगे। यह आयतन नहीं रखते हैं तथा ये संरेखीय होते हैं। क्या बोला मैंने? ये आयतन नहीं रखते हैं तथा ये संरेखीय होते हैं। मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? चले आगे। अब अगला जो प्रकार है सदिशों का, वो है शून्य सदिश, 0
या नल वेक्टर्स। नीचे लिखो शून्य सदिश। शून्य सदिश, ठीक है, लिखो ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। ऐसा सदिश जिनका परिमाण शून्य हो। पहचान कैसे करोगे उसकी? सिंपल सी बात है, आप क्या करो, एक सदिश ए वेक्टर लो और उसी के साथ उसका एक और सेम मैग्नीट्यूड का और ऑपोजिट डायरेक्शन का एक वेक्टर लगा दो, तो ये शून्य सदिश की सिंपल सी पहचान हो जाएगी। शून्य सदिश की क्या हो जाएगी? ये सिंपल सी एक पहचान हो जाएगी। क्लियर? आ गई बात समझ में? चलो अगला देखो, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। लिखो इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर। ये तुमको आता है क्या? सदिश पपड़ा सदिश का परिमाण इस वेक्टर का डिनोट कर, ठीक है ना? ये तो अब तुमको आता होगा। चलो अब एक बहुत बढ़िया नियम देखता हूं, दो सदिशों का समांतर योग का नियम, पैरेललोग्राम थ्योरम ऑफ वेक्टर्स। पढ़ा होगा आप लोगों ने, छोटी मोटी चीजें, नया नया नहीं है आपके लिए। लिखो दो सदिशों का समांतर योग का नियम। दो सदिशों का समांतर योग का नियम। बोलो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? दो सदिशों का समांतर योग का नियम आप लोगों ने पढ़ा तो होगा। सिंपल सा नियम होता है, कीजिए कीजिए कि ये हमारे पास एक सदिश है। सहप्रारंभिक का मतलब ये होता है कि जो एक साथ एक ही बिंदु से प्रारंभ हो, वो सहप्रारंभिक होते हैं। ये बी वेक्टर है। अब इन दोनों सदिशों का परिमाण निकालना है आप लोगों को। इन दोनों सदिशों का क्या निकालना है आपको? परिमाण निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो इनके रिजल्टेंट वेक्टर को, परिणामी सदिश को निकालना है। तो ये ओ बिंदु है, ये ए वेक्टर जा रहा है तुम्हारे पास, ये बी वेक्टर जा रहा है तुम्हारे पास। तो एक पैरेललोग्राम हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, एक समानांतर एक बना लेता हूँ चतुर्भुज में। इसका परिमाण इनके बीच में से होकर गुजरता है, ऐसा हम मान लेते हैं। और इस परिमाण को बोल देते हैं, इस रिजल्टेंट वेक्टर को बोल देते हैं हम लोग आर वेक्टर। इस सदिश को थोड़ा सा आगे निकालते हैं और थोड़ा सा इसको नीचे डालते हैं। ठीक है, ये आर बिंदु पे आके मिलता है और ये हमारे पास होता है एंगल होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास बी वेक्टर है, तो इसके समांतर ये भी क्या होगा बेटा? बी बार होगा। और बी वेक्टर हुआ तो क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा सदिश के नियम से
और तो बेटा एक आसान सा नियम होता है, समझाते हैं कि अगर दो सदिश एक दिशा में जा रहे हो, जैसे मान लो ये आर वेक्टर इधर जा रहा है और बी वेक्टर इधर जा रहा है, और एक उनके विपरीत जा रहा है, मतलब ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है, मान लेते हैं हम लोग ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है, तो अगर सी वेक्टर जस्ट इसके ऑपोजिट जा रहा है मान लो, तो ये बराबर क्या हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे जो आर वेक्टर आपके पास में जा रहा है रिजल्टेंट। बड़ा आसान सा नियम होता है। फिर हम इसी सदिश से क्या निकाल लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, मतलब कोज्या निकाल लेते हैं। तो एक सदिश की दूसरे सदिश से क्या निकाल लेते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसा हम निकाल लेते हैं। फिर हम जानते हैं कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, सेम एंगल, सेम 0 डिग्री का होता है, कोसाइन होता है। सो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इस प्रकार से प्लस 2ab, और ए और बी के बीच का क्या है बेटा, एंगल। ए और बीच के एंगल का क्या निकालना है, सोनिया। बीच का एंगल मैंने क्या मान लिया, थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का मैंने क्या मान लिया, के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आवाज नहीं, तो अगर आपको एंगल निकाल बीच का, जैसे मान लीजिए मैं आर और ए के बीच का एंगल निकालना चाहता हूं। मजा नहीं आ रहा क्यों, मतलब आवाज नहीं आ रही है, फिर कुछ स्क्रीन विजिबल नहीं है, सोनिया क्या हुआ। ब्रेक हो रहा है, सौरभ तुम्हारा क्या हो रहा है। तुम्हारा ब्रेक हो रहा है क्या सौरभ। सौरभ। इट्स ब्रेकिंग।
एडिशन में कुछ नहीं बताया। एक मिनट, आवाज ब्रेक क्यों हो रहा है? रुको, मैं करता हूँ कुछ जुगाड़। अब आई आवाज? For not going empty handed last
हेलो, क्लियर? आगे बढ़। सौरभ, तुमको समझ में आया क्या हुआ ये? हेलो सौरभ, क्लियर हुआ तुमको? देखो मैं रिपीट करता हूँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिख रहा है आपको, इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर आपको निकालना है। तो हमने क्या करा, पैरेललोग्रामिंग मेथड, समांतर योग का नियम यहाँ पर देखा। इस नियम के अनुसार मैंने क्या करा कि एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, बी वेक्टर को लिख दिया समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजाएं को सारी भुजाएं आमने सामने की समान होती है हिसाब से। फिर मैं क्या किया, मैंने देखा कि आखिर ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल थीटा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो मैंने एक नियम लगाया कि अगर दो वेक्टर समान दिशा में जा रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, और आर वेक्टर उनके विपरीत जा रहा है, जैसा कि मुझे दिख रहा है डायग्राम में, तो हम जानते हैं ए प्लस बी बराबर क्या होता है, आर। फिर मैंने इस इक्वेशन का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अब हमने दो सदिश अगर डॉट पे होते हैं तो उनके बीच में एंगल में कोस का लगता है साइन, तो आर मल्टीप्लाई विद द आर, फिर कोस 0 डिग्री, तो आर स्क्वायर कोस 0 हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बीच का एंगल थीटा है, तो आर रिजल्टेंट निकल जाएगा, बस खत्म। अब आ रही है बात? हेलो, 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 पता नहीं क्या हो गया।
हेलो। रिसर्च एसोसिएट कैसे बन सकते हैं? देखो, रिसर्च एसोसिएट बनना बड़ा आसान है। कोई भी प्रोजेक्ट जब मिलता है ना, चाहे आपका नेट क्वालिफाई हो चाहे नहीं हो, कोई भी प्रोजेक्ट अगर मिलता है तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आप जा सकते हो। अब उस प्रोजेक्ट में जाने का मिनिमम क्राइटेरिया एमएससी का होता है, ठीक है। अगर एमएससी के अलावा नेट या गेट या जस्ट कोई एग्जाम होता है तो आपको प्रायोरिटी मिल जाती है, या फिर आपके कंपटीशन में या फिर इंटरव्यू में कोई दूसरा लड़का ऐसा है जो नेट गेट जस्ट ऑलरेडी क्वालिफाइड हो तो उसको प्रायोरिटी मिल जाती है और उसको फिर रिसर्च एसोसिएट के पद पर रखा जाता है। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। अगर आप लो लेवल के हो, जस्ट एमएससी किए हुए हो, तो फिर आपको रिसर्च एसोसिएट सबसे लो लेवल का मिलता है। आपने पीएचडी किया हुआ है और आफ्टर पीएचडी आप रिसर्च करना चाहते हो एज ए रिसर्च एसोसिएट, तो भी आपको अच्छा पैसा मिलता है। इसके अलावा पीडीएफ अगर आपने किया हुआ है और पीडीएफ करने के बाद आप रिसर्च एसोसिएट के प्रोजेक्ट में होते हो तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छा पैसा मिलता है। इस तरीके से 3 कैटेगरी बनाई जाती है रिसर्च एसोसिएट की, और हर कैटेगरी का अलग अलग होता है। अब हमारी आगे बढ़ाऊं, अगर तुमको कंफर्टेबल लग रहा हो तो मैं आगे क्लास करूं, बताओ। तुमको अगर कंफर्टेबल लग रहा हो तो आगे बढ़े, बोलो दोनों को। अभी सही दिखा नहीं है क्या? रुको एक मिनट। अब दिख रहा है कुछ? अब चले आगे। चलो, तो ये तो हुआ दोनों के बीच में बनने वाले क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस त्रिभुज की। ये त्रिभुज मान लो ये वाला है P, ये O है और ये मैं A पॉइंट मान लेता हूँ। तो अगर मान लो R और A के बीच का एंगल अल्फा है, R और B के बीच का एंगल बीटा है, तो अगर आपको ये देखना है कि दोनों के बीच एंगल क्या है, सो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब क्या है हमारे पास, बी साइन थीटा। बी साइन थीटा अपॉन आधार क्या है हमारे पास, आधार क्या है हमारे पास, ए प्लस बी कोस थीटा। आधार क्या है हमारे पास, ए प्लस बी कोस थीटा। तो त्रिभुज कौन सा काम में लिया मैंने, ये वाला। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, समझ में आ गई बात। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, हमने ये त्रिभुज काम में लिया है। क्लियर? इसी प्रकार अगर आपको बी एंगल निकालना है, सो टेन बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा। बी प्लस ए कोस थीटा करके हम निकाल सकते हैं।
अरे बात समझ में आ गई तुम्हारे? बोलो बच्चों, क्लियर? तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट एंगल निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब एक सवाल करो, लिखो 5 इकाई के समान परिमाण के, लिखो 5 इकाई के समान परिमाण के दो सदिशों के मध्य कोण 60 डिग्री है। 5 उनका मैग्नीट्यूड है 5, ठीक है, और सेम मैग्नीट्यूड है दोनों का 5 5, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। सो 5 इकाई के समान परिमाण के दो सदिशों के मध्य कोण 60 डिग्री है। 5 इकाई के समान परिमाण के दो सदिशों के मध्य 60 डिग्री है। उनके परिणामी सदिश आर वेक्टर उनके परिणामी सदिश आर वेक्टर का परिमाण और कोण किसी एक सदिश से ज्ञात करो, और कोण किसी एक सदिश से ज्ञात करो। मतलब ये एक 5 परिमाण का है, ये भी एक 5 परिमाण का है, इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है, ऐसा हम लोग समझते हैं। और हम ये समझते हैं कि इनके बीच का जो 60 डिग्री एंगल है, ये जो वेक्टर है ये हम लोग मान लेते हैं, इसका ये आर वेक्टर हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो एक तो आपको आर निकालना है, तो आर मैंने आपको बताया था कि दोनों के परिमाण 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2ab cos 50, तो 2ab और cos 60 डिग्री। बताओ कितना आएगा इसका वैल्यू? cos 60 मतलब होता है 1/2। सो आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट 5√3। बोलो आ रहा नहीं आ रहा आंसर इसका? cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, याद है कि नहीं है बताओ? और आपको किसी भी एक सदिश से उसका एंगल निकालना, तो मान लो ये अल्फा है, मैं किसी भी एक का लेता हूँ। सो हमारे पास मुझे टेन अल्फा निकालना है, तो टेन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। ये तो खैर तुमको बात समझ में आती होगी ना? बोलो कोई डाउट? ये तुमको बात समझ में आती होगी पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो बस कर लो, इसका काम सिंपल है। तो परिमाण तो इसका 5 है, साइन 60 डिग्री अपॉन ए की वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 5 है, और कोस 60 डिग्री। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? बस 1/√3 मतलब कितना होता है? tan 30 डिग्री। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। अरे बात समझ में आ गई तुम्हारे? कितना सिंपल सवाल है, बोलो। चले आगे। क्वेश्चन की लास्ट लाइन बोलूं? उनके परिणामी सदिश आर वेक्टर का परिमाण, उनके परिणामी सदिश आर वेक्टर का परिमाण
उनके परिणामी सदिश r वेक्टर का परिमाण और कोण किसी एक सदिश से ज्ञात करो। और कोण किसी एक सदिश से ज्ञात करो। अगला सवाल लिखो। सदिश a वेक्टर व सदिश b वेक्टर, सदिश a वेक्टर व सदिश b वेक्टर सदिश a वेक्टर व सदिश b वेक्टर x अक्ष से क्रमशः x अक्ष से क्रमशः x अक्ष से क्रमशः 20 डिग्री व 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। 20 डिग्री व 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। मतलब पहली लाइन ये बात बोल रही है, ये x अक्ष है, एक सदिश है जो x अक्ष से 20 डिग्री का कोण बना रहा है, और जो b है वो 110 डिग्री का कोण बना रहा है। ये 110 डिग्री का कोण बना रहा है। आगे लिखो। इन सदिशों के परिमाण क्रमशः 5 मीटर व 12 मीटर हैं। इसका परिमाण तो है 5 मीटर। इन सदिशों के परिमाण क्रमशः 5 मीटर व 12 मीटर हैं। इन सदिशों के परिमाण क्रमशः 5 मीटर व 12 मीटर हैं। इन सदिशों के परिमाण क्रमशः 5 मीटर व 12 मीटर हैं। इनका परिणामी सदिश ज्ञात करो। इनका परिणामी सदिश ज्ञात करो। है कि नहीं सिंपल सवाल? जल्दी से 1 मिनट के अंदर ये सवाल करके मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा। जल्दी से 1 मिनट के अंदर मुझे सवाल करके बताओ आंसर कितना आएगा। कितना आंसर आया जल्दी बताओ।
अरे भाई, ये दुनिया में रहने के लिए क्या करना पड़ता है? हमारा टाइम खत्म होता है, मेरी बारी। क्यों सोनिया, किया नहीं किया सवाल, जल्दी बताओ। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तुम्हारा, तो चलो मैं ही कर लेता हूँ सवाल को। नो रिस्पॉन्स। अरे इसका रिजल्ट आर वेक्टर होता है मान लो, तो आर वेक्टर बराबर क्या होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। कोस थीटा में थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता है। थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता है। अब यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल आपको निकालना पड़ेगा। तो द एंगल बिटवीन ए और बी कितना हो जाएगा, 110 में से 20 घटा दो तो कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। तो 90 डिग्री इसका हो जाएगा ए और बी के बीच का। यहाँ पे 90 डिग्री रख देना, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब पहले का परिमाण 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब दूसरे का परिमाण मतलब 12 का स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो खैर वो तो 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो कुछ भी मत लिखो, तो जीरो टर्म आएगी वो। तो इसको शॉर्टली लिख सकते हो आप 30 मीटर। खत्म काम। कितना आसान सवाल है बताओ। चलो फिर ठीक है, आज इतना ही करते हैं। आज के लिए फिलहाल डन, बाकी कल मिलते हैं इसको करने के लिए। आई होप तुमको ये दिख रहा होगा आराम से। चले, हो गया। ओके, बाय बाय।